क्रिकेट राउंड अप पे हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। 2-4 दिन में कुछ अहम खबरें मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, तो सोचा क्यों ना आपसे उस हवाले से बात की जाए। सबसे पहली जो कल अहम खबर रही और उस पर बड़ी बात हुई, वो एशिया कप की जो कमेंटेटर्स पैनल है की अनाउंसमेंट है, उसमें रमीज़ जाजा की गैर मौजूदगी है। अच्छा देखिए, मामला ये है कि अगर रमीज़ जाजा को आप ये कहते कि उनको टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता कि ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस इसका ऐसी नहीं थी कि जिस पर उन्हें टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहना चाहिए था, लेकिन वो रहे। अब जहां वो मेरिट पर होना चाहिए उनको, यानी कि कमेंट्री में ये वाहिद काम है जो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो वहाँ हम उन्हें साइडलाइन नहीं कर सकते। कम से कम मेरिट पे तो ये बात नहीं बनती। अब न जाने पीसीबी की चेयरमैनशिप के से निकलने के बाद सियासी मामलात उनके आड़े आए, भारत का असर रसूख आड़े आया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो पीसीबी चेयरमैन थे तो एशिया कप में जब भारत ने आने से इनकार किया, तो रमीज़ जाजा ने बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर भारत यहाँ नहीं आएगा तो हम भी भारत खेलने नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप। मगर उनके जाते ही सारी पॉलिसी शिफ्ट हो गई, जैसे हमेशा होता है। नया चेयरमैन आता है, नई पॉलिसी आती है, चेयरमैन जाता है, पॉलिसी चले जाती है। तो रमीज़ जाजा के जाते ही सब कुछ ठीक हो गया, हम वर्ल्ड कप जा भी रहे हैं। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात ये है कि हम ये एशिया कप की मेज़बानी हमें मिल तो गई, लेकिन ये कैसी मेज़बानी है कि जहाँ कुल मिला के 4 मैच हमारे पास हो रहे हैं, बाकी श्रीलंका हो रहे हैं। फिर जब कमेंटेटर्स पैनल अनाउंस हो रहा है, तो 19 में से 10 भारत के कमेंटेटर्स शामिल हैं, कुल मिला के 4 हमारे हैं। तो ये एक अजीब सी कोई खिचड़ी है। या तो हमें कुछ ट्रॉफ़ी दे के खुश किया जा रहा है कि नहीं नहीं आप ही के सब कुछ है, अभी आप लेकिन ये ट्रॉफ़ी ले लीजिए। तो एक ये बहरहाल कन्फ्यूजन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि शोएब अख्तर ने हमेशा की तरह उन्हें वो जानते हैं शोएब अख्तर कि किस बयान से कहाँ क्या बात होगी, और उन्होंने बड़ा कमाल के 2 छक्के मारे हैं एक इंटरव्यू में। 2 बातें की, दोनों पे बात कर लेते हैं। पहली बात उन्होंने कही कि विराट कोहली को 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। वैसे वो ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर उसका ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर भी कम है और आने वाले दिनों में टेस्ट और टी20 क्रिकेट ही ज़्यादा खेली जाएगी। लेकिन उस पर जो हैरानी है वो सौरव गंगुली का अचानक बयान देना है। सौरव गंगुली ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया और कहा कि भाई ये तो विराट कोहली की मर्ज़ी है, वो जितने अरसे खेले। शोएब अख्तर को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम शोएब अख्तर को नहीं है, उन्होंने तो अपनी एक राय का इज़हार किया, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जब बीसीसीआई के चेयरमैन थे तो आपने जितना विराट कोहली को तंग किया, उन्हें कप्तानी से हटवाया, उनका कैरियर एक तरीके से आप ख़त्म करवाने की तरफ जा रहे थे, उस वक्त आपको क्या प्रॉब्लम थी? तो अब आप ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। बहरहाल दूसरी बात शोएब अख्तर ने की कि जो रोहित शर्मा है वो विराट कोहली से अच्छे बैट्समैन हैं, मगर कप्तानी दोनों को नहीं आती और दोनों के बस की बात नहीं है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को कोई एजाज़ जितवा दें। पहली बात से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, ज़ाहिर है शोएब अख्तर की अपनी राय, लेकिन दूसरी वाली बात तो बिल्कुल ठीक लगती है। क्योंकि अगर आप देखें कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी, वहाँ इंडिया फाइनल में आ रहा। 2019 के वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में बाहर हो गया। फिर 2021 के वर्ल्ड कप में तो वो पहले ही राउंड में बाहर हो गया। इसका मतलब जो धोनी ने भारत को जितवा दिया। अब आगे की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कोई लेने के लिए तैयार है। तीसरी खबर हमारे प्यारे से भोले से उमर अकमल। वैसे तो 3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन हम चूँकि जब क्रिकेट राउंड अप पे बात करें तो उमर अकमल को ना लें ये मुमकिन नहीं है। उमर अकमल ने बहुत ही प्यार से, अदब से नवाज़ शरीफ की खिदमत में हाज़िरी दी, और जब बाहर निकलने के बाद सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आपकी क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये छोटी सी रिक्वेस्ट की है। अब या तो वो उन्होंने शायद फ़हीम अशरफ की तस्वीर देख ली थी नवाज़ शरीफ के साथ, और उन्हें ये ख्याल था कि शायद नवाज़ शरीफ के साथ जो मिलेगा वो टीम में शामिल हो जाएगा। अच्छा, ऐसी ही एक मुलाकात अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक इमरान खान के साथ भी की थी, साइड में ले जाके, और उसमें भी कोई रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, वैसे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये उमर अकमल ने ख़ुद को टीम में शामिल करवाने के लिए नवाज़ शरीफ से रिक्वेस्ट की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तो हो सकता है कि उमर अकमल ने नवाज़ शरीफ से कहा हो कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान आइए, मुल्क के हाल तबाह हो गए हैं, मुल्क डूब रहा है, तबाह हो रहा है, और आपकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। तो मुमकिन है उन्होंने मुल्क की वसीतर मफाद में नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, और ज़ाती कोई मफाद ना हो तो उमर अकमल से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा कल अगर आप देख रहे हो यूएस जो T20 लीग चल रही है, वहाँ जैक्स कैलिस ने तबाही मचा दी। 47 साल कैलिस ने 31 गेंदों पे 64 रन बनाकर एक जिसे कहते हैं कि सबको हैरान कर दिया। और ऐसी फिटनेस, ऐसे शॉट्स बहुत अरसे बाद हमें देखने को मिले। और पुरानी क्रिकेट हमें याद आ गई कि यार कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी इस क्रिकेट को मिले हैं। बदकिस्मती से अब बड़े नाम बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन कैलिस की जो इनिंग थी और उन्होंने अपनी टीम को फतह भी दिलवाई। उन्होंने एक बहुत मज़ा कराया जिसे हमें देख के दिल खुश हुई। फिर कल एक और ख़बर आई, यूएई ने भाई न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, यानी कि अपने घर में पहली कामयाबी हासिल की, न्यूजीलैंड को पहली शिकस्त दी। अच्छा, अगर आपको याद हो इसी सीरीज़ का पहला मैच न्यूजीलैंड बमुश्किल 19 रन से जीता था, तो अगर वो भी हार जाता तो ये तो कोई कमाल ही हो जाता। लेकिन अब बहरहाल तीसरा T20 बाकी है इन दोनों टीमों के दरमियान। न्यूजीलैंड को यकीनन न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर में होगी, क्योंकि अगर ये मैच हार जाती है तो वर्ल्ड कप से पहले और ओवरऑल न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा धचका होगा। और आखिरी जो ख़बर है वो ये कि भाई बांग्लादेश तो बिल्कुल ही कोई एशिया कप जीतने के लिए आपे से बाहर होती जा रही है। कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल है। उनके एक खिलाड़ी हैं मोहम्मद नईम, कल उनकी एक वीडियो आई, तस्वीरें बहुत वायरल हुई कि भाई वो आग पे चल के प्रैक्टिस कर रहे हैं एशिया कप में आने के लिए। ये क्या जंग व जदल का मामला है? ये सूरत हाल कुछ अजीब सी है। और बताया जा रहा है कि वो मेंटल फिटनेस को मजबूत करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। किसी ने इस पर कमेंट किया कि ये मेंटल फिटनेस का मामला नहीं, ये मेंटल केस का मामला है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आई, न्यूजीलैंड बांग्लादेश क्या करना चाह रहा है, ये परफॉर्मेंस से पता चलेगा। मोहम्मद नईम साहब इस हरकत के बाद खेलने के काबिल होते हैं भी या नहीं, ये देखना है। और इनकी इस हरकत की वजह से बांग्लादेश को कितने फ़ायदे होते हैं, ये भी हमें देखना होगा। आखिरी खबर अब मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, वो मेरे जहन से निकल गई थी पता नहीं कैसे। कल एक हमने बहुत ही कोई बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो देखी इमामुल हक साहब की। इमामुल हक साहब नौजवानों को ये नुस्खे पेश कर रहे थे कि लंबी इनिंग्स कैसे खेलते हैं। लोगों ने बड़ी इस पर तनकीद की और शोर मचाया कि पहले आप तो खेलना सीख लीजिए ये लंबी इनिंग्स। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही गैर ज़रूरी तनकीद हो रही है, क्योंकि लेकिन फिर मैंने जब एदाद व शुमार चेक किए तो मैंने कहा यार लोग इतने गलत भी नहीं है। अच्छा, इमामुल हक का मामला ये है कि उन्होंने कुछ कुल मिला के 22 मैच खेले हैं और अब तक उनका जो हाईएस्ट रन है वो 157 का है। ओपनर है, ज़ाहिर ओपनर है तो शुरू में आते हैं तो उनको पूरी इनिंग खेलने का और मुसलसल खेलने का एक मौका मिलता है। लेकिन अब तक कोई वो ऐसा कोई कारनामा सरअंजाम देने में अब तक नाकाम है। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई, सऊद शकील ने बनाई, उमर अकमल लंबी इनिंग खेलने के बावजूद भी, इमामुल हक खेलने के बावजूद भी ये वाला कारनामा अंजाम नहीं दे सके। फिर दूसरी बात ये कि लोग बिला वजह इस पूरी वीडियो को इंज़माम साहब की आमद से मशहूर वो कर रहे हैं कि इंज़माम आए हैं तो ये काम हुआ है। मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बार बार बातें करना मुनासिब नहीं है। मुमकिन है कल इमाम की जगह कोई और खिलाड़ी भी आ जाए। और अच्छा, ये एक मज़े की बात ये कि इमामुल हक कल अब इस वीडियो में बार बार ये बात कह रहे थे कि मुझे और बाबर को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम लंबी इनिंग्स खेलें और टीम को लेकर चलें। तो पता नहीं बाबर को नाम लेके अपने आप को कैश करवा रहे हैं या दोस्ती यारी निभा रहे हैं, बहरहाल। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इमामुल हक ने जो नुस्खे नौजवानों को दिए हैं, घर जाकर शीशे के सामने ख़ुद को भी दें कि इमाम भाई थोड़ी सी लंबी आप भी इनिंग खेलें, ताकि ये नुस्खे जिनको दिए जा रहे हैं उन पर कुछ असर भी हो। तो अब तक के लिए ये राउंड अप था। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने मुस्तकिल आते रहें, कुछ नई खबरों को लेकर आएँ और किसी एक नए एंगल के साथ उस पर बात की जाए। तो बहुत शुक्रिया।